इसके बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से देखे जाए तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो हमारे पास में शॉक ही रहता है। हम डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से एमसीक्यू लेके आएंगे जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बल्कि आप सॉल्व करेंगे। वो किस तरीके से? क्योंकि इस टॉपिक को हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो हमारे लिए एक नया टॉपिक लेके आई है और आज का जो है वो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों शॉक। इसके बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से देखे जाए तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो हमारे पास में शॉक ही रहता है। इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को जो है वो चूज किया है। अब इसके बारे में जो है वो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जो है वो आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो दोस्तों आज की टीएनसी एक्सप्रेस क्लास में जो है वो क्या होने वाला है, आज की क्लास में होना सबसे पहले हम जो है वो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी स्टेज ऑफ शॉक पढ़ेंगे, कितनी स्टेज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद टाइप ऑफ शॉक, जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सारे शॉक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो इसमें हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि शॉक का जो है मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम जो है वो इसकी समरी देखेंगे। समरी के अंदर जो हम इसके कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। हम डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से एमसीक्यू लेके आएंगे जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बल्कि आप सॉल्व करेंगे। वो किस तरीके से? क्योंकि इस टॉपिक को हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। कंफ्यूजन जो है वो रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसी के साथ जो है वो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके अंदर इंट्रोडक्शन कि शॉक क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों शॉक की एक सिंपल डेफिनेशन होती है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाना या इनएडिक्वेट हो जाना, उसको हमें क्या कहता है? शॉक कहते हैं। और वो किस तरीके से होती है? वो किसी भी तरीके से हो सकती है। या तो मान लीजिए कि कंपोनेंट डिक्रीज हो जाए, कंपोनेंट इन द सेंस ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाए, या हो सकता है कि हमारे पास में जो हार्ट काम करता है वो सही तरीके से काम ना करे, तो वो चीज हो सकती है। तो किसी भी तरीके से या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या हार्ट जो है वो किसी तरीके से वर्क ना करे, किसी भी तरीके से जो है वो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है। किसके अंदर दोस्तों? बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉक बोलेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने रखी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शॉक। शॉक है हमारे पास में इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। सिंपल क्लियर हो गया दोस्तों कि ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाना क्या कहलाता है? शॉक कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्टेज। अब दोस्तों आपने शॉक का तो क्लियर कर लिया कि ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, और हार्ट में जो है वो किसी भी तरीके से या तो हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए या फिर जो है वो ब्लड की कमी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाएगी, तो उसको हम शॉक कहेंगे। अब शॉक की जो है वो 3 स्टेज होती है, यानी कि कोई भी कंडीशन होती है शॉक डेवलप होता है तो उसमें हमारे पास में 3 स्टेज आती है। पहली स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड को बोलते हैं सेकंड स्टेज, और तीसरी वाली को बोलेंगे थर्ड स्टेज। और इनका जो है वो डिफरेंट नाम भी है, तो उनको 1 बाय 1 करके लेंगे और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है और थर्ड स्टेज के अंदर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ले लेते हैं हमारे पास में फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज दोस्तों, फर्स्ट स्टेज का जो है वो दूसरा नाम होता है हमारे पास में कंपनसेटेड स्टेज। कंपनसेटेड स्टेज ये इसका जो है वो दूसरा नाम है। फर्स्ट स्टेज को जो है वो कंपनसेटरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अब कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है, यानी कि शॉक हुआ, यानी कि ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हुई, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में जो है वो दूसरे ऑर्गन्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं कंपनसेटेड।
कंपनसेटेड का मतलब होता है एक तरीके से बैलेंस बनाना, यानी कि कोई चीज जो है वो डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज उसको आके जो है वो रिकवर कर जाती है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी स्टेज। तो दोस्तों कंपनसेटरी स्टेज में जो है वो बेसिकली तीन चीजें काम करती है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला ले लेते हैं हम इसमें बेरो रिसेप्टर्स, बेरो रिसेप्टर। दूसरा आ जाता है हमारे पास में दैट इज रीनल, दूसरा आ जाता है हमारे पास में रीनल, और तीसरा आ जाता है हमारे पास में एडीएच मैकेनिज्म, एडीएच मैकेनिज्म। इनको वन बाय वन करके जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में स्टेज कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, इसको कंपनसेटेड या कंपनसेटरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शोक कंडीशन आई, शोक इन द सेंस ब्लड सप्लाई जो है वो बॉडी में डिक्रीज हुई इन एडिक्वेट वे, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो दूसरी फेज चालू हो जाती है जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शोक की कंडीशन आई, इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हुई ऑर्गन में, तो तीन मैकेनिज्म हमारे पास में जो है वो एक्टिव हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? बेरो रिसेप्टर्स, रीनल मैकेनिज्म और एडीएच मैकेनिज्म। वन बाय वन करके जो है मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में जो है वो डिटेल से आपको सारी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरो रिसेप्टर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों बेरो रिसेप्टर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारे पास में हार्ट है और हार्ट से जो है वो ब्लड सप्लाई होती है, ये होगी अरोटा। अब अरोटा जो है वो होती है, तो इसकी लेयर पे जो है वो बेरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स, दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है उसके बारे में जो है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है वो बताते हैं। किस तरीके से बताते हैं उसको मैं आपसे बताऊंगा। तो होता क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में अरोटा रही और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं। क्या क्या है? रिसेप्टर्स हैं। दो तरीके के मैंने आपको रिसेप्टर बताए, एक होता है बेरो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, और दूसरा होता है हमारे पास में कीमो रिसेप्टर। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों बेरो रिसेप्टर जो है वो कब काम करते हैं और कीमो रिसेप्टर जो है वो किस तरीके से काम करते हैं उसको हम ले लेते हैं। यहां तक चीज क्लियर होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। अब यहां पे रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर की क्या काम करते हैं? रिसेप्टर इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड इधर चला गया। अब ब्लड इधर चला गया तो एक सपोज कीजिए ये हमारे पास में अरोटा है, ये अरोटा है और इसके ऊपर रिसेप्टर्स है। ये हम सपोज कीजिए बेरो रिसेप्टर है और ये कीमो रिसेप्टर है। बेरो रिसेप्टर किस चीज का इंफॉर्मेशन देंगे? बेरो रिसेप्टर जो है वो अंदर कितना वॉल्यूम है, कितनी हार्डनेस है, कितनी थिकनेस है, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पाइप से जो है वो पानी आ रहा है और पाइप को हम दबा के देखेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। इट इज राइट। पाइप है प्लास्टिक की और मोटर से जो है वो पानी आ रहा है, उसको हम दबा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर हार्ड है इन द सेंस पाइप में प्रेशर जो है बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और अगर काफी लूज है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रेशर जो है वो नहीं है। तो जो प्रेशर वाली चीज है उसको बोलते हैं बेरो रिसेप्टर्स। प्रेशर को जो डिनोट करती है उसको हम बोलते हैं बेरो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स किस चीज का इंफॉर्मेशन देते हैं? कीमो रिसेप्टर्स जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं O2 और CO2 का। किसका? O2 और CO2। कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे? इसके अंदर ब्लड है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन मान लीजिए कम है और CO2 ज्यादा है, तो वो सीधा का सीधा इंफॉर्मेशन देंगे हमारे पास ब्रेन को कि यहां पे जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो वहां पे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या करेगा? एक्टिवेटेड होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेटेड होगा। तो दोस्तों कीमो रिसेप्टर्स जो है वो वर्क करता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी फेलियर में, और बेरो रिसेप्टर्स काम करता है हमारे पास में हार्ट फेलियर में। तो इस चीज का जो ध्यान रखने जो है वो रखना है। दोनों ही इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन किस तरीके से? ये दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास में दोनों के दोनों कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे और रेस्पिरेटरी सेंटर पे। ये दोनों जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। अब सपोज कीजिए किस तरीके से मैकेनिज्म चलती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने बीपी रेगुलेशन की मैकेनिज्म पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए यहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, इधर ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी,
ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। बेरो रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो जाएंगे क्योंकि वो प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन देंगे हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को, और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को देंगे कि भैया प्रेशर जो है वो बहुत कम आ रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक्टिवेटेड होगा और हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को जो है वो बढ़ा देगा। इन दोनों को जो है वो इंक्रीज कर देगा, साथ के साथ में जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। अब देखिए दोस्तों, हो गया मैकेनिज्म। यहां पे बेरो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि प्रेशर बहुत कम है। अब प्रेशर बहुत कम है तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक्टिवेटेड हो गया। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक्टिवेटेड होने के बाद में क्या होता है कि ये हार्ट को जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगा। अब इसकी वजह से वापस बीपी जो है वो अपना मेंटेन हो जाएगा। तो ये बेरो रिसेप्टर काम कर रहे हैं यहां पे, जो मैंने आपको बताया बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। कीमो रिसेप्टर जो है वो इसमें काम नहीं करते। कीमो रिसेप्टर करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर में। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए यहां पे जो है वो CO2 इंक्रीज होगी, O2 डिक्रीज होगी, तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होंगे। ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेटेड करके रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो उसको एक्टिवेटेड करेंगे और फिर जो है वो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन जा सके। तो ये हो गया हमारे पास में कीमो रिसेप्टर का काम और ये हो गया हमारे पास में बेरो रिसेप्टर का। दोनों मैंने आपको बता दिए, लेकिन ध्यान से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कीमो रिसेप्टर जो है वो रेस्पिरेटरी में काम करेगा और बेरो रिसेप्टर जो है वो किस में काम करेगा? कार्डियक सिस्टम में काम करेगा। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेज है, उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हुई तो सबसे पहले बेरो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होंगे। बेरो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होकर वापस उस ब्लड सप्लाई को या उस शॉक की कंडीशन को जो है वो रिकवर कर देंगे। इसीलिए तो इसका नाम बोला था कंपनसेटरी या कंपनसेटेड स्टेज। आगे क्लियर? दूसरा एक्टिवेटेड था रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि जैसे ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई, शॉक क्या है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। ब्लड सप्लाई जैसे डिक्रीज होगी तो रेनिन के अंदर रीनल के अंदर जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। क्या होता है? रेनिन, RENIN। रेनिन जो है वो सीक्रेट होता है किडनी से, और RENNIN ये जो है वो सीक्रेट होता है स्टोमक से। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, रेनिन सीक्रेट होता है। रेनिन कहां से सीक्रेट होगा? रेनिन सीक्रेट होगा किडनी से। किडनी में भी कहां से? किडनी में ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहां से? ग्लोमेरुलस में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। वहां पे जो है वो सीक्रेट होगा। कब सीक्रेट होगा उसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ, बीपी डिक्रीज हुआ इन द सेंस यानी कि शॉक की कंडीशन आई। शॉक की कंडीशन आई तो ये हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स है और नेफ्रॉन्स में यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में जो है वो सीधा सीधा जो है वो रेनिन सीक्रेट हो जाएगा और रेनिन सीक्रेट होने के बाद में क्या होगा? ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। देखो दोस्तों, जिसके आगे भी वर्ड लग जाए नोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, जिसके पीछे भी जो है वो नोजन लग जाए वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। इसको किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन में। ठीक है, किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन में। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो किस में बदलेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। इसको कौन बदलेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहां से सीक्रेट होता है दोस्तों? लंग से सीक्रेट होगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से सीक्रेट होता है? लंग से। तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना है। देन एंजियोटेंसिन सेकंड सीक्रेट होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो दो काम करता है। एक तो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा और दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। अब दोस्तों एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन हो गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, फाइनली क्या होगा? बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और यही तो हमें चाहिए। क्लियर हो गया? शॉक की कंडीशन आई, बीपी डिक्रीज हुआ। बीपी जैसे डिक्रीज हुआ तो आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड जो है वो अरोटा से सारी जगह जाता है तो रीनल आर्टरी में भी जाएगा। रीनल आर्टरी में वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ग्लोमेरुलस से जो है वो सेल्स एक्टिवेटेड होगी। ग्लोमेरुलस से कौन सी सेल्स होगी? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड होगी। वहां से रेनिन सीक्रेट होगा। वो रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल देगा फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। किसकी वजह से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो है वो हमारे पास में लंग से सीक्रेट होता है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है?
सोडियम का रीएब्जॉर्बेशन करवाता है और वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करवाता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज जो है वो करवाएगा। अब रीएब्जॉर्बेशन क्यों बोला मैंने, एब्जॉर्बेशन क्यों नहीं बोला? दोस्तों अगर हम जो है वो ओरली लेते हैं, माउथ से फ्लूइड लेते हैं, देन उसका जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेशन होता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन। देन अगर वो एब्जॉर्बेशन होके ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से यूरिन के द्वारा जो है वो वापस सीक्रेट होगा, फिर वहां से एब्जॉर्बेशन होता है, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्बेशन। यानी कि एक चीज दो बार हो रही है, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्बेशन। आगे चीज समझ में, तो हर एक वर्ड पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए, सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो सोडियम बढ़ गया, वाटर हो गया और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, तीनों चीज हो गया, तो फाइनली जो है बीपी इंक्रीज हो जाएगा। यही तो चीज हम बता रहे हैं, यही चीज तो हमने क्लियर की है कि रीनल मैकेनिज्म होगा, रीनल मैकेनिज्म होगा, रेनिन सीक्रेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा, फिर फाइनली जो है बीपी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको कंपनसेटरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। थर्ड आ जाता है मैकेनिज्म्स में एडीएच मैकेनिज्म। एडीएच मैकेनिज्म में क्या होगा? एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होता है। ये क्या करवाता है? ये वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करवाता है। क्या करवाता है? वाटर का रीएब्जॉर्बेशन। जैसे ही हमारे पास में फर्स्ट स्टेज आई, शॉक की फर्स्ट स्टेज आई, फर्स्ट स्टेज आने के बाद में क्या होता है कि एडीएच वाली मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास में एडीएच सीक्रेट करेगी। वो एडीएच क्या करेगा? वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करेगा। जब वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करेगा, फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ा देगा, तो शॉक वाली कंडीशन रिकवर हो जाएगी। इसीलिए इसको कंपनसेटरी स्टेज नाम दिया गया है। भूलना नहीं है, सारी चीज को कंसेप्ट से पढ़ना है, और कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आप कभी भी जो है वो नहीं भूल पाएंगे। आगे चीज समझ में, लास्ट इसमें चीज आती है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो कब होती है? जब हमारे टोटल बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो लेस देन 10%, जितना भी हमारी टोटल बॉडी का फ्लूइड है लेस देन 10% ही अगर मान लीजिए डिक्रीज होता है, तो ही ये स्टेज आती है फर्स्ट स्टेज। हो गया दोस्तों क्लियर? पहली चीज हमारे पास में थी स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा? ध्यान से, फर्स्ट स्टेज को कंपनसेटरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। टोटल बॉडी फ्लूइड का 10% लॉस हो जाता है, तभी ये स्टेज एक्टिवेटेड होती है। इसको कंपनसेटरी इसलिए बोला गया है कि जैसे शॉक की कंडीशन आती है तो उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। किस तरीके से करती है? 3 मैकेनिज्म होती है। 3 मैकेनिज्म कौन सी होगी? पहली थी बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, दूसरी थी हमारे पास में रीनल मैकेनिज्म, और तीसरी थी हमारे पास में एडीएच मैकेनिज्म। तीनों जो है वो किस तरीके से करती है वो चीज आपको क्लियर होगी। बेरो रिसेप्टर में क्या करते हैं? प्रेशर जो है वो बताते हैं, जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ देन कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को एक्टिवेटेड कर दिया जाता है और बीपी बढ़ा दिया जाता है। रीनल वाले में क्या करता है? रेनिन सीक्रेट हो जाता है। रेनिन वाला जो हो पूरी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो हो उसको एक्टिवेटेड करता है, फाइनली बीपी बढ़ाता है। एडीएच में क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, फाइनली वाटर का रीएब्जॉर्बेशन हो जाता है और फ्लूइड बढ़ जाता है। इसलिए इसको कंपनसेटरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सेकंड स्टेज। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट सेकंड स्टेज। तो दोस्तों सेकंड स्टेज को जो है वो हम ले लेते हैं सेकंड स्टेज। सेकेंड स्टेज कब एक्टिवेटेड होता है? जब फ्लूइड लॉस जो है वो 10 से 15% होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड का जो है वो 10 to 15% बॉडी जो फ्लूइड लॉस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज का जो है वो दूसरा नाम है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज प्रोग्रेसिव या डीकंपनसेटरी। प्रोग्रेसिव स्टेज या डीकंपनसेटेड स्टेज। डीकंपनसेटेड स्टेज या प्रोग्रेसिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर हमारे पास में जैसे हमने देखा कि फ्लूइड का जो है वो लॉस हो गया। अब फाइनली क्या होता है कि जैसे जैसे लॉस होता है, प्रोग्रेसिव क्यों बोला? क्योंकि ये आगे बढ़ता रहता है। और डीकंपनसेटेड क्यों बोला? क्योंकि इसमें कंपनसेट नहीं हो जाता, उसमें हमें आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। फर्स्ट स्टेज में तो हमारी बॉडी ही जो है उसको मेंटेन कर देती है। फर्स्ट स्टेज के शॉक में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमारी बॉडी ही जो है उसको जो है वो कंपनसेट कर देती है। देन अगर बॉडी नहीं कर पाती है तो वो दूसरी चीज में चला जाता है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज को बोला प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि कंपनसेटरी स्टेज भी फेल होगी, इसलिए इसको नाम बोला डीकंपनसेटेड। इसमें क्या होता है कि दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि इस्चेमिया सीक्रेट होता है, यानी कि ब्लड लॉस जो है या ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब ब्लड डिक्रीज वॉल्यूम हो जाता है तो एक तो ब्रेन में इस्चेमिया हो जाता है,
और एक हार्ट के अंदर भी इस्चीमिया हो जाता है। दोनों कंडीशन आती है। किसमें आती है? एक तो ब्रेन के अंदर इस्चीमिया होगा। क्यों? ध्यान से समझिए दोस्तों, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो गया, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो गया है तो ब्लड जो है वो ब्रेन में भी नहीं पहुंचेगा और हार्ट में भी नहीं पहुंचेगा। अब ब्रेन में भी नहीं पहुंचेगा तो नेक्रोसिस, ब्रेन इस्चीमिया हो जाएगा, और हार्ट में भी नहीं पहुंचेगा तो हार्ट का भी इस्चीमिया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ब्रेन का इस्चीमिया हो जाएगा तो जो हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेशन ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि खुद उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। और ठीक उसी तरीके से हार्ट रेट इंक्रीज करने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा चांस? क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हार्ट में भी ब्लड सप्लाई जो हो डिक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट को काम करने के लिए खुद के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो लड़ाई कैसे करेगा? सीधी सी बात है। अब सपोज कीजिए किसी को जो है वो, अगर सैनिकों को जो है वो खाना ही नहीं मिलेगा तो वो युद्ध किस तरीके से करेंगे? ठीक वही चीज होती है कि धीरे धीरे ब्लड सप्लाई जो है प्रोग्रेसिव, बोला कि शोक धीरे धीरे आगे बढ़ा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ब्रेन में भी डिक्रीज होगी और हार्ट में भी डिक्रीज होगी। ये वाइटल ऑर्गन होते हैं। अब दोनों में डिक्रीज होगी तो ब्रेन में डिक्रीज होगी तो जो ब्रेन को स्टिमुलेशन देने वाले थे कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, उसमें भी डिक्रीज होगी, और हार्ट जो पंप करने वाला था वो भी डिक्रीज हो गया। तो फाइनली ये जो है वो आगे प्रोग्रेसिव स्टेज में जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है मैनेजमेंट। अगर इस कंडीशन में फ्लूइड नहीं दिया गया है, या फिर आइनोट्रोप्स नहीं दी गए, या प्लाज्मा नहीं चढ़ाया गया है, या फिर हेमोसिल जिसको हम प्लाज्मा एक्सपेंडर बोलते हैं वो नहीं चढ़ाया गया है, तो फाइनली जो है वो थर्ड स्टेज की तरफ मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज। इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों? थर्ड स्टेज जो है वो किस लिए बोला? इसको बोलते हैं हम लीड्स टू डेथ। ये फाइनली क्या करता है कि अगर इसको रिकवर नहीं किया गया है, इसको अगर रिकवर नहीं किया गया है तो फाइनली जो है वो क्लाइंट किस में चला जाएगा? डेथ की कंडीशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रेन डेथ भी हो रहा है और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास में क्या हो रहा है? हार्ट भी जो है वो डैमेज हो रहा है। तो ये तीन स्टेज आ गई हमारे पास में शोक की। सारे शोक में ये तीन स्टेज जो है वो चलेगी। बेसिक समरी में आपको जो है वो एक लाइन के अंदर इसके अंदर जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूं। कोई भी शोक होता है, टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिकली तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी जो है टाइप हम अभी नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हुई तो हमारी बॉडी ही उसको मेंटेन करेगी। तीन तरीके से मेंटेन करेगी, जो मैंने आपको तीनों यहां पे बता दिया। एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाला होता है सेकंड स्टेज, जिसको प्रोग्रेसिव स्टेज भी कहते हैं या डिकम्पनसेटरी स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी तो ब्लड जो है वो न तो ब्रेन तक पहुंचेगा और न ही जो है वो हार्ट तक पहुंचेगा। अब न ब्रेन तक पहुंच रहा है और न ही हार्ट तक पहुंच रहा है तो फाइनली ये जो है वो डेथ की तरफ मूव करेगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फाइनली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो पेशेंट जो है वो डेथ में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज। यहां क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में। तो दोस्तों स्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो स्टेज में हमारे स्टेज हो गई। इसके बाद बढ़ेंगे हम हमारे पास में इसमें टाइप। तो दोस्तों टाइप जो हो बहुत तरीके का है। बहुत सारी बुक्स को फॉलो कर लो आप, जितनी बुक्स फॉलो करोगे उसमें सबको आपको टाइप अलग अलग देखे जाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए कंक्लूजन लेके आया हूं जिसको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फाइनली जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है इस क्लासिफिकेशन पे। अब आप बोलोगे कि सर फाइनली कैसे? क्योंकि डिफरेंट बुक्स में जो है वो कईयों में शोक 4 प्रकार के दे रखे हैं, कईयों में 5 प्रकार के दे रखे हैं और कईयों में जो है वो 8 प्रकार के दे रखे हैं। लेकिन फाइनली जो फिजियोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो फिजियोलॉजिकली, एक्चुअल फिजियोलॉजी के आधार पर जो है वो शोक को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है हमारे पास में हाइपोवोलेमिक शोक। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शोक में कौन सी कैटेगरी आती है उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है हाइपोवोलेमिक शोक, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब ब्लड वॉल्यूम जो है वो किसी भी तरीके से डिक्रीज हो सकता है। सपोज करो बर्न की कंडीशन हो सकती है, सपोज करो ब्लीडिंग की कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरीके से एन केन प्रकार हमारे पास में जो हो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? हाइपोवोलेमिक शोक। दूसरा आ जाता है वेजोजेनिक शोक। वेजोजेनिक शोक में क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम तो जो है वो सेम रहेगी। ध्यान से समझना दोस्तों, ब्लड वॉल्यूम तो जो है वो सेम रहेगी लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से? जहां ब्लड, मान लीजिए यहां पे जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि 5 to 7 लीटर जो है वो ब्लड होता है। कितना होता है?
हम ले लेते हैं 7 to 8 लीटर जो है वो ब्लड होता है नॉर्मली किसी पर्सन के अंदर में। अब यहां पे हाइपोवोलेमिक में तो क्या हो गया कि ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी। अब ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज होगी तो हार्ट पंप कैसे करेगा, तो वो तो हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। वेजोजेनी में क्या होता है कि ब्लड की वॉल्यूम तो सेम है लेकिन वो अलग जगह है। अलग जगह किस तरीके से हो सकता है, वो ब्लड वेसल्स में पड़ा रहे, हो सकता है वो ब्लड जो है वो इंट्राथीसियल स्पेस में पड़ा रहे, तो इसको बोलते हैं वेजोजेनिक शॉक। अब वेजोजेनिक शॉक जो है उसको फिर से कैटेगराइज किया गया है। इसके अंदर आता है हमारे पास में न्यूरोजेनिक और इसी के अंदर आता है हमारे पास में दूसरा एनाफाइलेटिक और तीसरा आता है हमारे पास में सेप्टिक। ये सारे के सारे जो है वो इसी के क्लासिफिकेशन है। तीनों चीज होगी। कौन कौन सा? वेजोजेनिक शॉक के भी क्लासिफिकेशन है, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक। उसके बाद आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक में क्या होता है दोस्तों? कार्डियोजेनिक में होता है हमारे पास में कि ब्लड हार्ट जो है वो हार्ट मसल्स जो है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाती है। यानी कि प्रॉब्लम किस में आ रही है? हार्ट मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एक एक चीज को जो हूं मैं आपको बता रहा हूं। कार्डियोजेनिक में क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम भी सेम है, अपनी जगह पे भी है, लेकिन उसको पंप हार्ट सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। और लास्ट आता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, या तो अरोटा में आ जाता है या फिर कैरोटिड आर्टरी में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है शॉक की कंडीशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। आगे चीज के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉक आपको समझ में आ गया, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं शॉक। अब वो किस तरीके से होगी? पहली चीज आ जाती है हमारे पास में हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक में क्या होता है? वॉल्यूम ही कम हो गया। अब सपोज कीजिए ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। एग्जांपल, ब्लीडिंग हो गया, हेमरेज हो गया, बर्न हो गया, ये सारे के सारे जो शॉक आते हैं वो किस में आएंगे? हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट आ जाता है वेजोजेनिक शॉक। वेजोजेनिक शॉक में क्या होता है कि ब्लड की वॉल्यूम तो जो है वो सेम रहेगी, लेकिन वो अलग जगह रहेगी। अलग किस तरीके से रहेगी? उसको हम ले लेते हैं कि वो ब्लड जो है वो ज्यादातर या तो ब्लड वेसल्स या वेजोडाइलेशन की वजह से पड़ा रहता है, या वो इंट्राथीसियल स्पेस में चला जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसको हम बोलते हैं वेजोजेनिक। इसके 3 टाइप हैं। पहला है न्यूरोजेनिक, दूसरा है हमारे पास में एनाफाइलेटिक और तीसरा है सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम तो सेम है, नर्व भी सेम है, लेकिन हार्ट मसल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। जैसे कार्डियोमायोपैथी हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, मायोकार्डियोटाइटिस आ गया, पेरिकार्डियोटाइटिस आ गया, कोर पल्मोनरी आ गया। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट मसल्स सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। और लास्ट आता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है दोस्तों कि हार्ट पंप तो कर रहा है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो आगे सप्लाई ही नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब दोस्तों 1 बाय 1 करके हम शॉक को ले लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक नाम से पता चला है, इसमें वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन कौन सा हो सकता है? क्या क्या चीजें हो सकती है? एक हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, यानी कि सीवियर जो है वो ब्लीडिंग हो जाए। दूसरा है सर्जरी हो जाए। तीसरा जो है वो बर्न की कंडीशन आ जाए, बर्न की कंडीशन आ जाए। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दैट इज डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आ जाती है हमारे पास में? हाइपोवोलेमिक शॉक। 1 बाय 1 करके स्मॉल चीजें मैं बता रहा हूं। पहली चीज, वॉल्यूम कम रहेगा। आपको ये चीज समझ में आएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में वॉल्यूम कम रहेगा। तो वॉल्यूम कम रहेगा किसकी वजह से हो सकता है? ब्लीडिंग हो जाए, सीवियर ब्लीडिंग हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है सर्जरी। मान लीजिए मेजर सर्जरी होगी या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी, उसमें सीवियर ब्लड लॉस हो गया, वो हो सकता है। बर्न की कंडीशन आ गई। बर्न में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो टियर हो जाती है, तो इसकी वजह से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी फ्लूइड का लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में चलती है? हाइपोवोलेमिक शॉक में चलती है। आगे चीज समझ में। दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारे पास में वेजोजेनिक, वेजोजेनिक शॉक। वेजोजेनिक शॉक में क्या होता है दोस्तों?
ब्लड की वॉल्यूम तो सेम रहेगी, लेकिन उसका जो है वो सेटलमेंट अलग अलग हो जाता है। सेटलमेंट किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसके 3 क्लासिफिकेशन है। पहला आ जाता है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है दोस्तों, एनाफाइलेटिक शॉक में होता है कि हमारे पास में जो नर्व सप्लाई देने वाला है, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देने वाला है, वो चीज कम हो जाती है। क्या हो जाता है एनाफाइलेटिक शॉक में, क्या होता है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, क्या होता है दोस्तों कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो है उसकी वजह से क्या होगा, अब एलर्जिक रिएक्शन होती है, सडनली जब एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसमें हिस्टामिन सीक्रेट होता है, हिस्टामिन सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होगा दोस्तों। अब वेजोडाइलेशन होगा, सारा का सारा फ्लूइड जो है वो कहां जाके जमा हो गया दोस्तों, वो सारा का सारा जो है वो जमा हो जाता है हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर में। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी ब्लड होता है उसमें 75% ब्लड तो जो है वो वेन के अंदर में रहता है, ओनली 25% ही जो है वो आर्टरी के अंदर में रहता है। अब वेजोडाइलेशन हो जाता है, तो वेजोडाइलेशन हुआ, सारा का सारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही जो है वो पड़ा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक एलर्जिक रिएक्शन में होता है। तभी तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या होता है एनाफाइलेटिक शॉक का। तो दोस्तों मैनेजमेंट होता है एनाफाइलेटिक शॉक में जो हिस्टामिन सीक्रेट होते हैं, बेसिकली जो है वो हिस्टामिन सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास में जो एड्रिनल या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एड्रिनल देते हैं, तो एड्रिनल जो है वो राइट आंसर जो है वो जाता है। काफी बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि एनाफाइलेटिक शॉक में हम एड्रेनलिन क्यों देते हैं। काफी लोगों को पता नहीं है क्यों इसलिए देते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में। सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं क्योंकि सिंपल बताना मेरा काम है। एनाफाइलेटिक शॉक में जो है वो एलर्जिक रिएक्शन होती है, हिस्टामिन रिलीज होता है। वो हिस्टामिन क्या करता है कि एड्रिनल हार्मोन जो सीक्रेट होता है मेडुला से, जिसको हम एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो सीक्रेशंस कम हो जाता है। अब एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन जो है वो कम हो जाएगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो नहीं होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्रोंकियल को डायलेशन करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो पता ही है, अगर ये भी नहीं पता है तो एक ट्रिक्स और बता देता हूं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन हार्मोन दैट इज एड्रेनलिन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक ही हार्मोन करवाता है, वो करवाता है एड्रेनल हार्मोन। फॉर एग्जांपल, अब एड्रेनल हार्मोन क्या करवाता है, फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है, भागो या लड़ो वो कंडीशन में। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि कहीं रास्ते में जा रहे जंगल में, सामने शेर आ जाए, देन क्या करोगे भाई, हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा वो शेर करेगा, वही तो बात है ना। तो वही चीज क्या होगा, जब शेर सामने आ जाए तो क्या होगा, म्यूकस सीक्रेशंस डिक्रीज, गला सूख जाएगा, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा, पुपिल डायलेट हो जाएगी, हमें सब कुछ दिख जाएगा कि मौत सामने है या भागना है, वो चीज हो जाएगी। देन ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाएंगे, गहरी गहरी हम सांस लेंगे, सांस इसलिए लेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ सके। देन वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो कहां पे आएगा, हार्ट में, क्योंकि अभी हमें एनर्जी चाहिए ना, या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए, ठीक है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, देन हार्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। देन पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पाचन शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। पचेगा खाना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पचेगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, और स्फिंक्टर्स जो है वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे एनल स्फिंक्टर्स, देन यूरिनरी स्फिंक्टर्स, गीला पीला सब कुछ हो जाएगा, वो स्फिंक्टर्स रिलीज हो जाएंगे। अगर वो रिलीज नहीं हो, रिलैक्स नहीं हो तो ज्यादा डेंजरस है, वो जानलेवा हो सकता है, इसलिए रिलीज होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो कौन करवाता है, एड्रिनल हार्मोन करवाता है। अब आपको पता है कि एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है कि हिस्टामिन सीक्रेट हो गए, वो हिस्टामिन सिंपैथेटिक को दबा देते हैं, तो इसके लिए हमें एड्रेनलिन देने की जरूरत होती है ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सके और शॉक की कंडीशन से निकला जा सके। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एनाफाइलेटिक शॉक का। दूसरा आ जाता है हमारे पास में न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि दोस्तों नर्व सप्लाई आती है। नर्व सप्लाई कहां से होती है हमारे पास में, नर्व सप्लाई होती है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। कहां पे प्रेजेंट होता है, मेंडुला ओब्लांगेटा में, राइट।
कार्डियोवेस्कुलर सेंटर क्या करवाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। क्या चीज करवाता है दोस्तों, एक तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और दूसरा कार्डियक आउटपुट को जो है वो बढ़ाता है। अब न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड जो है वो डिफरेंट चीजों में चला गया, तो यहाँ पे नर्व सप्लाई ही नहीं हो पाएगी। जब नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो हमारे पास में जो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉक होगा, उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। तीसरा आ जाता है हमारे पास में सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है दोस्तों, नाम से पता है, सेप्टिक यानी कि इन्फेक्शन। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है। अब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे जो है वो पेप्टोग्लाइकेन सीक्रेट होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि सेप्टिक शॉक की कंडीशन में जो है वो क्या होता है कि हार्ट रेट तो इंक्रीज होती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, लेकिन उसमें प्रीमेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रीमेबिलिटी समझते हो, ये हमारे पास में जो है ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और ये हमारे पास में चारों तरफ जो है वो टिश्यू है। अब इसकी प्रीमेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रीमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो इंट्राटिशियल स्पेस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रा टिश्यू स्पेस में आ जाएगा। अब यहां पे जो है वो ब्लड का लॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। क्लियर हो गया दोस्तों, दोनों चीज क्लियर होगी। ये हो गया हमारे पास में हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, देन वेजोजेनिक शॉक हो गया। तीसरा आता है हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि कार्डियक मसल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन लूज हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से लूज हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, देन कोर पल्मोनियल हो सकता है, देन मायोकार्डियटाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डियटाइटिस होता है, कुछ भी चीज होगी। कार्डियक मसल्स में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो हार्ट को पंप कर सके। अब जब हार्ट को सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। लास्ट आ जाता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या हो जाता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, चाहे तो अरोटा में हो जाए या फिर जो है वो कैरोटिड आर्टरी में हो जाए। ब्लड भी है, वॉल्यूम भी ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल्स भी ठीक है, लेकिन वो पंप तो कर रही है, लेकिन मान लीजिए अरोटा ब्लॉकेज हो जाए, तो अरोटा ब्लॉकेज हो जाएगी तो आगे तो शॉक की कंडीशन तो आएगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू बॉडी, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ये हमारे पास में जो है वो चारों शॉक आ गए। मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा। अब कोई से भी शॉक पढ़ लीजिए, पांचों अलग अलग तरीके से पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको जो है वो कंप्लीट समरी दे दी है शॉक की। अब इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन से शॉक के अंदर जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कौन से शॉक के अंदर जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, कौन से के जो है वो हार्ट रेट का डिफरेंशिएट आता है। तो इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो है वो हमारे पास में एग्जाम में जो है 5 शॉक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में, यानी कि किसके अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहेगा और किसके अंदर जो है वो डिक्रीज रहेगा। अब इसको जो है 1 बाय 1 करके जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक में होता है कि हार्ट जो है वो जिस तरीके से पंप करता है वो सप्लाई नहीं कर पाता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा दोस्तों, कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज रहेगा। क्यों डिक्रीज रहेगा, क्योंकि कार्डियक मसल्स या कार्डियक वाल जो है वो इतना कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि कार्डियक आउटपुट बढ़े, और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी। शॉक की कंडीशन में जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेप्टिक शॉक, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से शॉक। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होती है और कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कहां से हो रहा है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर से। अब कार्डियोवेस्कुलर सेंटर अगर सप्रेस हो गया है तो ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता है और हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक आपको बताइए कि एलर्जिक रिएक्शन में, अब एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो हार्ट रेट तो ऑब्वियसली इंक्रीज रहेगी, लेकिन कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज रहेगा। आपको ये चार्ट काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं दोस्तों। मैं आपको इसकी एक ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी हमारे पास में शॉक हैं,
सिर्फ सेप्टिक शॉक में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, बाकी सब में डिक्रीज होएगा। देख लीजिए, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज 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 सिर्फ सेप्टिक शॉक में। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट सेप्टिक शॉक में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और फ्लूइड का इतना लॉस नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज रहेगा। रीजन आपको मैं फिर से दो रीजन होते हैं इसके पीछे मैकेनिज्म। एक तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर अपनी जगह जो हो बिल्कुल ओके है, दूसरा हार्ट मसल्स सही तरीके से काम करिए। अब ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कार्डियक आउटपुट बढ़ाओ, हार्ट रेट को इंक्रीज करो, क्योंकि शॉक की कंडीशन आ गया। और हार्ट भी जो हो काम करवाने वाला और करने वाला दोनों जब एक्टिव है तो उसमें कभी भी कार्डियक आउटपुट जो है वो नहीं होगा। बाकी सब में देखो कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहां पे कार्डियोजेनिक शोक यानी कि काम करने वाला ब्रेन तो सही है लेकिन हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आता हाइपोवोलेमिक, ब्रेन सही है, काम करने वाला है लेकिन लेबर नहीं है। लेबर इन द सेंस यानी कि ब्लड जो है वो सही तरीके से वहां पे है ही नहीं है, तो पंप किसको करेगा, तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट सेप्टिक शॉक, यहां पे दोनों चीज है तो ऑब्वियसली होगा। न्यूरोजेनिक शॉक, हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है लेकिन ब्रेन सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या है, ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है और हार्ट भी सही तरीके से काम कर रहा है लेकिन फ्लूइड ही नहीं है, सारा का सारा वेजोडाइलेशन की वजह से जो हो एड्रेनल हार्मोन डिक्रीज हो गया। एड्रेनल हार्मोन डिक्रीज हो गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं हो रहा, न वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा, न हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा। आगे चीज समझ में मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। अब बात कर लेते हैं हार्ट रेट की। अब देखो कार्डियक कहीं पे भी शॉक की बात आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हार्ट रेट जो हो हमेशा इंक्रीज रहेगी। इंक्रीज क्यों रहेगी? कंपनसेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि बॉडी हमारी कहीं पे भी जो हो वो हमारे पास में जो हो बॉडी कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कट लग गया तो ब्लड लॉस हो गया। अब सपोज कीजिए यहां कट लग गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां कट लग गया तो यहां से ब्लड लॉस होगा। ये टिश्यू क्या कहेंगे, ये इंफॉर्मेशन देंगे ब्रेन को कि भाई हमारे पास ब्लड भेजो, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अब हार्ट को थोड़ी ना पता है, ब्रेन को थोड़ी ना पता है कि यहां पे कट लगा हुआ है, तो वो और ज्यादा हार्ट को पंप करवाएगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, तो और ज्यादा जो हो ब्लड का लॉस होगा। ब्लीडिंग कंडीशन में और ज्यादा ब्लड का लॉस होता है। क्यों? कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। ब्रेन को तो नहीं पता ना कि कहीं कट लग गया। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि बॉडी में जब शॉक की कंडीशन आती है, चाहे कोई सी भी स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो या थर्ड स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, वो अपना तरीके से जो हो स्टिमुलेशन देने की कोशिश कर रहा है। जब तक ब्रेन जीवित है वो अपने आप में कोशिश करेगा, तो हार्ट रेट जो हो वो इंक्रीज होगी। सिर्फ एक में जो हो वो हार्ट रेट डिक्रीज होगी, वो किस में होगी दोस्तों? ऑफ कोर्स न्यूरोजेनिक। जब यहां पे ये काम करना ही बंद कर देगा तो उसी में तो हार्ट रेट, जब काम करने वाले को पता नहीं है कि हमें हार्ट रेट बढ़ाना है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा को नहीं पता है, तो इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो सकती है, बाकी सब में इंक्रीज रहेगी। इसलिए रटना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। आई चीज समझ में? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसका मैनेजमेंट। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैनेजमेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। हार्ट शॉक का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है सिम्प्टोमेटिक। अब सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मान लीजिए हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे? फ्लूइड देंगे। क्या देंगे दोस्तों? फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, देन उसमें हम प्लाज्मा एक्सपेंडिचर देंगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे। प्लाज्मा एक्सपेंडर आता है, प्लाज्मा की तरह जो है वो चीज होती है जो कि प्लाज्मा को बढ़ा देती है। फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे, ये सारी चीजें जो देंगे वो सारे की सारी देंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। देन उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कि अगर सपोज कीजिए एनाफाइलेटिक शॉक है तो उसमें हम आइनोट्रोप्स देंगे, एडीआर देंगे, एडीआर देंगे किसमें? एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में। देन उसके बाद में आ जाता है आइनोट्रोप्स देंगे, डोपामिन, डोबूटामिन देंगे ताकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। यानी कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगा, अब आप इस स्लाइड को जो है वो देख के बताएंगे। ये वाली हमारे पास स्लाइड आ गई, इसको देखो। सबसे पहले मैनेजमेंट हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक किसकी वजह से हो रहा है? फ्लूइड डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या देंगे? फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे, ठीक है, ये सारी की सारी देंगे। देन उसमें वेजोजेनिक शॉक में सबसे पहला आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में हम क्या देंगे दोस्तों?
न्यूरोजेनिक देंगे हम हार्ट स्टिमुलेटर, यानी कि फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन देंगे, डोपामिन देंगे, डोबुटामिन देंगे। एनाफाइलेटिक शॉक में हम क्या देंगे? एनाफाइलेटिक शॉक का एक ही मैनेजमेंट होता है, दैट इज एडीआर। एडीआर देंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने कई बार बता दिया, फिर से बता रहा हूं। एनाफाइलेटिक शॉक में एडीआर देंगे, क्यों? क्योंकि एनाफाइलेटिक शॉक में जो हिस्टामिन रिलीज होते हैं वो एडीआर को सप्रेस कर देते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए जो हम एडीआर देंगे। सेप्टिक शॉक में क्या देंगे हम दोस्तों? इन्फेक्शन को जो हो प्रिवेंट करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक में क्या होता है? हार्ट मसल सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो आइनोट्रोप्स देंगे। आइनोट्रोप्स कौन सा होता है दोस्तों? डोपामिन, डोबुटामिन जो है वो होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हम क्या करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहां तक चीज जो है वो क्लियर होगी दोस्तों। ये था हमारे पास में इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बाद में जो है उसके हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। एमसीक्यू सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमेशा जो है वो कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। काफी जो मैं सक्सेस कई बार जो है वो कॉल्स आते हैं, कई बार जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं सक्सेस का जो है वो एक क्राइटेरिया बताता हूं आपको दोस्तों। सक्सेस का अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो ये ट्रायंगल है जिसमें 3 चीजें हैं। अगर आपको कोई भी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को जो है वो क्रैक करना है तो 3 क्राइटेरिया है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो वो चीजें है। पहली चीज है हमारे पास में कंटिन्यूटी। सबसे दोस्तों कंटिन्यूटी जरूरी होनी चाहिए। अगर किसी ने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। सब चीज कहते हैं करत अकरत अभ्यास के जड़ुमती होत सुजान, रसी आवत जावत है सील पड़त निशान। तो कंटिन्यूटी जरूरी होनी चाहिए। भले आपने 20 क्वेश्चन पढ़े लेकिन आपको डेली जो है वो क्वेश्चन 20-20 करने हैं। डेली अगर आपने 2-2 घंटे स्टडी करनी है, अगर कंटिन्यूटी है तो आप जो है वो उस चीज की सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा सी का मतलब होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। बिना कंसेप्ट के आप कितनी भी कंटिन्यूटी कर लो। आज आपने कंटिन्यूटी रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 2 घंटे पढ़ रहे हैं, परसों का भूले जा रहे हैं। अरे जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर भूलोगे ही। अगर किसी पर्सन के कंसेप्ट क्लियर है तो वो कभी भी जो है वो भूल नहीं सकता है। ध्यान है दोस्तों। तो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास में कंक्लूजन। तीसरा सी आ जाता है कंक्लूजन। अब सभी लोग कहते हैं कि सर ये कंक्लूजन क्या होता है? तो दोस्तों कंक्लूजन जरूरी है। कंक्लूजन क्या है? जैसे मान लीजिए कंटिन्यूटी है, आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट भी आप क्लियर करें, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकला। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, रोज हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, कंटिन्यूटी धक्का दे रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें दीवार को धक्का देना है, कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? 0, क्योंकि वो तो चीज बेकार। ठीक उसी तरीके से आपने कंटिन्यूटी रखी। फॉर एग्जांपल आपने पीडियाट्रिक रोज पढ़ी, 10 घंटे आपने पढ़ी, कंसेप्ट भी आपके सारे क्लियर है। पीडियाट्रिक्स में आपको एक एमडी भी नहीं हरा सकता, इतने आपके कंसेप्ट क्लियर है। कंटिन्यूटी आप पढ़ रहे हो, रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो, रोज कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, लेकिन कंक्लूजन क्या है दोस्तों? इन द सेंस कि नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में सिर्फ पीडियाट्रिक तो नहीं आने वाला, बाकी तो एग्जाम आने वाली चीज है। तो कंक्लूजन होना चाहिए कि हमारे पास में रिजल्ट एंड क्या निकल रहा है। मुझे कार्डियक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आता है, मुझे जो है वो नर्वस सिस्टम आता है, लेकिन हमें सिर्फ नर्व और कार्डियक में नहीं, हमें पीडियाट्रिक भी आना है, हमें कम्युनिटी भी आनी चाहिए, हमें रिसर्च भी आनी चाहिए, हमें फंडामेंटल भी आनी चाहिए, हमें गायनेकोलॉजी भी आनी चाहिए। तो वो होता है कंक्लूजन जरूरी होता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम सोल्व करते हैं इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू में जो है वो दोस्तों अब आपका जो है वो कंप्लीटली मुझे जो है वो पार्टिसिपेशन चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कैनुला विच यूज द पेशेंट विथ हेमरेजिक शॉक, यानी कि किसी क्लाइंट को जो है हेमरेजिक शॉक है तो हमें कौन सा कैनुला जो है वो यूज करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि जितना नंबर्स कम होगा उसका ल्यूमन जो है वो उतना ही जो है वो हमारे पास में कम होगा, ज्यादा होगा, और जितना हमारे पास में कैनुला की गोज जो है वो ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 14 गोज जो है वो हमारे पास में सबसे बड़ा होगा, देन 16 होता है, देन 18 होता है, देन 20 होता है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि यहाँ पे एडल्ट पर्सन है या फिर जो है वो हमारे पास में चाइल्ड है, तो इसलिए हमारे पास में जो कैनुला हम यूज करते हैं बेसिकली वो यूज करते हैं हमारे पास में 16 गोज का। कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? 16 या 18 गेज से जो है, अगर हमारे पास में 18 गेज से जो है वो उसका कम का नहीं लेते हैं। अगर बच्चों की हम बात करें तो उसमें हम जो है वो 22 का जो है वो यूज में ले सकते हैं। जितना जितना नंबर्स बढ़ता जाएगा उतना ही कैनुला की साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में हेमरेजिक शॉक अकर ड्यू टू, यानी कि हेमरेजिक शॉक जो है वो किसकी वजह से हो सकता है या क्या चीज है। पहली चीज है हाइपोवोलेमिक
तो दोस्तों हाइपोवोलेमिक जो है वो बिल्कुल हाइपोवोलेमिक जो है वो हमारे पास में हेमरेजिक शॉक का जो है वो कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हेमरेजिक शॉक में जो है वो ब्लीडिंग लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होने का जो बाद में किसको लीड करता है? हाइपोवोलेमिक शॉक को लीड कर सकता है। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास में राइट जाएगा। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स। तो रिलीज ऑफ टॉक्सिन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक का। किसका दोस्तों? एनाफाइलेटिक शॉक का। नेक्स्ट है इनसफिशिएंसी ऑफ पंपिंग द हार्ट। पंपिंग द हार्ट को वाला कौन सा शॉक है? दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। ये किसका एग्जाम्पल है? कार्डियोजेनिक जोनिक शॉक। नेक्स्ट आता था केमिकल इंजरी। तो केमिकल इंजरी जो है वो किसका है हमारे पास में? वो है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक। तो ये आपको जो है वो सारे क्लासिफिकेशन मैंने दे दिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पे पूछा था कि हेमरेज शॉक अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो हाइपोवोलेमिया की वजह से जो है वो हेमरेजिक शॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में स्लाइड पे, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए रीजन फॉर हेमरेजिक शॉक। यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो हेमरेजिक शॉक नहीं लीड करता है या हेमरेजिक शॉक का कारण नहीं बनता है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हेमरेजिक शॉक को जो है वो लीड करेंगे। सिर्फ एक रीजन जो है वो ऐसा नहीं होगा, तो उसको हम छाड़ते हैं। सबसे पहला एबॉर्शन। तो दोस्तों एबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि एबॉर्शन के अंदर भी जो है ब्लड लॉस होता है, यानी कि वो हेमरेजिक शॉक को लीड करेगा। तो ये तो आएगा हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है वो हमारे पास में हेमरेजिक शॉक होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पीपीएच, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। तो दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज भी जो है वो हेमरेजिक शॉक को लीड करता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपरेमेसिस ग्रेविडम विदाउट डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर वोमिटिंग हो रही है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन होता तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट में जो है वो बता रखा था। ये जो चार्ट आपने देखा था, ये जो चार्ट है हमारे पास में, इसमें मैंने एकदम जो है वो आपको क्लियर करवा रखा था। ये वाली चीज इसके अंदर जो है वो दे रखा था कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग, सर्जरी, बर्न और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है तो भी वो हाइपोवोलेमिक शॉक को जो है वो लीड करेगा। यहां पे यही है कि बहुत ज्यादा सीवियरिटी जो है वो वोमिटिंग है, लेकिन उसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन नहीं है। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास में डी। ये जो है यही जो है वो हेमरेजिक शॉक को लीड नहीं करता है, बाकी सारे के सारे जो है हेमरेजिक शॉक को लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेटिक शॉक। बार बार मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके कि एनाफाइलेटिक शॉक हो जाए तो क्या आना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स या आपका जो भी कमेंट आता है वही हमारे लिए एनर्जी है भाई। अलग से कोई फीस नहीं है, सारी चीजें जो टीएनसी एक्सप्रेस लेके आए, सारी चीजें जो है वो आपके लिए लेके आए। जितना कमेंट्स आएगा वही हमारे लिए एक मोटिवेशनल है। तो इसका आंसर दीजिए। हिंट में दे देता हूं, ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक है। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या हो जाता है कि सप्रेस हो जाता है एड्रिनल हार्मोन, या दूसरे शब्दों में कहे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो करवाती है। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोटामिन सल्फेट है या डिजोक्सिन है या एड्रेनालिन है या फिर डोपामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी विद द बर्न ऑफ 40%, देन व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। 1000 बार, काफी बार मैं बता चुका हूं, जब भी मैं एमसीक्यू करवाता हूं तो मैंने बताया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाए, तो दिमाग में ये फिट कर लेना है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वो 2 या 3 ऑप्शन राइट होंगे, हमें उसमें से चूज करना है फर्स्ट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बता रहा हूं कि एक एमआई का पेशेंट आया है, देन व्हाट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट फॉर एमआई पेशेंट। उसमें ऑप्शन दे दे कि नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ऑक्सीजन देंगे या ईसीजी लेंगे, या फिर जो है वो हम इसका इको करवाएंगे, या फिर हम बात करें एट्रोपिन सल्फेट देंगे। तो दोस्तों चीजें तो सारी देंगे,
क्योंकि ये मैनेजमेंट में है। लेकिन फर्स्ट क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है उसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पे पूछा है कि एक क्लाइंट आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, बर्न का केस है, 40% बर्न है, तो उसमें जो है वो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं 2 या 3 ऑप्शन जो है वो राइट आएंगे। अब इसमें हम फर्स्ट छांट लेते हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक को प्रिवेंट करना है, ऑफ कोर्स करेंगे। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करेंगे, क्यों, क्योंकि स्किन टीयर हो गई तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ बर्न साइट, बर्न साइट की जो है वो केयर करेंगे, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। देन चेक आउट द स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू को जो है चेक करेंगे, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसमें राइट है। लेकिन पूछा क्या है, फर्स्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शॉक पढ़ा रहा हूं तो आप हाइपोवोलेमिक शॉक बता दें, चलो कोई बात नहीं, आंसर इसमें आएगा हाइपोवोलेमिक शॉक। क्यों आएगा, इसका रेशनल ये नहीं है कि अर्जुन सर आज जो है वो शॉक पढ़ा रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। शॉक इसलिए आएगा क्योंकि अगर मान लीजिए आपने शॉक को प्रिवेंट नहीं किया गया है तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ब्रेन डेथ या हम कहें कि ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ये आएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन के जो है वो प्रिवेंट करेंगे। तीसरा केयर फॉर द बर्न साइट, ऑफ कोर्स तीसरा बर्न साइट को करेंगे, और चौथा स्कार टिश्यू को जो है वो हम देखेंगे। तो ये सारे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हाइपोवोलेमिक शॉक को जो है वो ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक होता है हमारे पास में कि हार्ट मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं कर पाती है। क्या होता है दोस्तों, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं कर पाती है। तो इसमें कौन सा होता है हमारे पास में, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक में आता है कि ओलिगोरिया। तो दोस्तों ओलिगोरिया होता है, ऑफ कोर्स जो है ओलिगोरिया होता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया। तो दोस्तों किस शॉक में, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर सभी में टेकिकार्डिया होता है। अच्छी तरीके से मैंने आपको जो है वो चार्ट में समझाया है, ये चार्ट था अपना। तो यहां पे देखिए सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक में हार्ट रेट डिक्रीज होती है, तो ब्रेडिकार्डिया तो होगा ही नहीं। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, बाकी सब में जो है वो टेकिकार्डिया होता है, यानी कि इन द सेंस हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है हमारे पास में कि कार्डियोजेनिक शॉक है, क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला आता है ओलिगोरिया। तो दोस्तों ओलिगोरिया होगा, ऑफ कोर्स ओलिगोरिया होगा। क्यों होगा, ओलिगोरिया इसलिए होगा कि बीपी जो है वो डिक्रीज रहेगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज रहेगा। आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ किसमें, मैं फिर से बता रहा हूं, सेप्टिक शॉक के अंदर जो है वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहता है, बाकी सारे के अंदर कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज रहेगा। तो यहां सेप्टिक शॉक तो नहीं है, यहां है कार्डियोजेनिक, तो ओलिगोरिया होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि बीपी डिक्रीज है। बीपी डिक्रीज है तो किडनी कहां से किसको फिल्टर करेगी, तो ओलिगोरिया होता है। ओलिगोरिया आपको समझ में आता है कि यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया। तो दोस्तों ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, टेकिकार्डिया होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, बाकी सब में टेकिकार्डिया होता है। नेक्स्ट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। जी नहीं दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, तो ये चीज भी हो सकती है, लेकिन ये ओलिगोरिया भी जो हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट फीवर। जी नहीं दोस्तों, फीवर होता है हमारे पास में सेप्टिक शॉक के अंदर। आगे चीज दोस्तों, तो ये था हमारे पास में कुछ एमसीक्यू। आज की जो है वो क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट में जो है वो आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पढ़ने का तरीका बताइएगा कि क्या स्पीड होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, तो उसी के अनुसार जो है नेक्स्ट क्लास जो है वो तैयार की जाएगी, या वही टॉपिक तैयार किया जाएगा जो आपको सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग होता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ही पढ़ाना मेरा जो है वो मेन एम है, क्योंकि इजी तो कोई भी पढ़ा सकता है, हार्ड टॉपिक को सही तरीके से जो है वो पढ़ाना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी। इसी के साथ आज की क्लास, थैंक यू सो मच।